हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं। इस सेशन में हम एडुटेरिया के 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की जो बुक आई है उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें 7500 से भी अधिक वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के क्वेश्चन हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस बुक में 150 सेट दिए गए हैं और हर सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगामी किसी भी एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी, बी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचिंग एग्जाम और ऑल स्टेट पीसीएस के लिए ये बुक काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 1 से 4 तक का प्रैक्टिस सेट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को देख लें, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दार्शनिक विषयों के संबंध बौद्ध ग्रंथ का नाम। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है दार्शनिक विषयों से संबंधित? तो ये अभिधम्म पिटक है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है अभिधम्म पिटक। फ्रेंड्स, विनय पिटक जो है ये बौद्ध ग्रंथ से ही संबंधित है और ये इसकी रचना की थी, विनय पिटक की रचना उपाली ने। त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के तीनों पिटकों से मिलकर ये त्रिपिटक बना है, जिस पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। सूत पिटक की रचना आनंद ने की थी, विनय पिटक की रचना उपाली ने और अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत तीस ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। तो इनमें से सही विकल्प चुनना है कि कौन से सही है। पहला है, वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद सम्मिलित है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, दूसरा है, छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, तो ये भी सही है। अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? कौन सा युग जो है मानव सभ्यता से संबंधित है? तो ये होलोसीन। होलोसीन जो है मानव सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवाने रसालत, दीवाने रसालत जो है विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग है, दीवाने रसालत। दीवाने इंसा संचार मंत्री से संबंधित है। दीवाने विजारत जो है ये वित्त विभाग से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, सी बी डी ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण करवाया? किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण करवाया? तो फ्रेंड, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण करवाया। नेक्स्ट देखेंगे, सल्तनत कालीन शब्द विश्वा शब्द का अर्थ क्या है? विश्वा शब्द का अर्थ है चांदी का सिक्का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चांदी का सिक्का विश्वा शब्द का अर्थ होता है। सल्तनत कालीन शब्द विश्वास का अर्थ क्या है? तो चांदी का सिक्का। नेक्स्ट है, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया है? किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपनी राज्य की राजभाषा घोषित किया था, तो ये कौन था फ्रेंड? भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपनी राज्य की राजभाषा घोषित किया था, तो ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था जिसने उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1939 को, 1 मई 1939 को।
1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव ये आया था 1940 में, अगस्त प्रस्ताव 40 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का 1942 में। और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को। राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 4, 3 और 2। 1, 4, 3, 2 किसमें है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 9th का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 4, 2, 3। 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। कौन सा बनाया, किसके लिए बनाया गया? तो ये दलितों के लिए बनाया गया। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो ये रैमजे तो ये दलितों के लिए बनाया गया। फ्रेंड्स 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डलहौजी के समय। फ्रेंड डलहौजी के समय अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था भारतीय राज्य क्षेत्र का। तो डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 56, 1848 से 56 जो कि डलहौजी का कार्यकाल था। लीटन, लॉर्ड लीटन जो है इनका कार्यकाल था 1876 से 88, 76 से 88। इनके समय भारतीय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय। और ये शस्त्र अधिनियम भी लॉर्ड लीटन के ही समय लाया गया था 1878 में, 1878 में। नेक्स्ट देखेंगे, ये डफरिन, लॉर्ड डफरिन जो है, लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लॉर्ड डफरिन के समय लॉर्ड कर्जन इनके समय बंगाल का विभाजन हुआ था। कर्जन का काल था 1899 से 1905, 1899 से 1905 तक कर्जन का काल था। और डफरिन का काल था फ्रेंड 1884 से 88, 84 से 88। नेक्स्ट देखेंगे, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की थी? तो अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की थी? तो 1883 में, 1883 में सर जॉन रिचर्ड स्ट्रेची समिति की सिफारिश पर भारतीय अकाल संहिता बनाई गई थी 1883 में। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, साराबंदी आंदोलन जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो कौन जो है दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड इसका सी, सर सैयद अहमद खान। ये दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये भीमराव अंबेडकर ने किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। फ्रेंड्स भीमराव के द्वारा एक महत्वपूर्ण सभा का गठन किया गया था, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो है स्वतंत्रता का अधिकार। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रेंड स्वतंत्रता का अधिकार का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18, ये समानता का अधिकार का आर्टिकल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आर्टिकल 23 से 24। और संवैधानिक उपचार का अधिकार फ्रेंड 32। फ्रेंड संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। फ्रेंड्स जो संयुक्त संसदीय समिति जो है ये एक अस्थायी समिति है, अस्थायी समिति, और इसका गठन किया जाता है किसी विशेष मुद्दे या रिपोर्ट की जांच के लिए इसका गठन किया जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 59वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, 59वां संविधान संशोधन 1988 में संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। फ्रेंड्स, शून्य आधारित बजट जो है, शून्य आधारित बजट एक बजट तकनीक है जिसमें सभी खर्चों को शून्य से शुरू करके एक नई अवधि या साल के लिए उचित ठहराया जाता है। इसका प्रयोग भारत में कब हुआ था? सबसे पहले 1986 में हुआ था, जब वित्त मंत्री वीपी सिंह का कार्यकाल था, तब इसका भारत में उपयोग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? मौलिक अधिकार जो है किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? तो ये नागरिकों के स्वच्छंद शासन से मौलिक ये गारंटी देती है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला देखेंगे, आर्टिकल अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, ये फ्रेंड गलत है। आर्टिकल 124 में हाई सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ये सही नहीं है। बाकी ये सब सही है। अनुच्छेद 132 जो है उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, ये राइट है। अनुच्छेद 143 है उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124। नेक्स्ट देखेंगे, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पछुआ पवन, पछुआ पवन कहलाती है। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? पछुआ पवन कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की कौन सी है? ये नामचा बरवा, ये तिब्बत में है। नामचा बरवा जो है तिब्बत में है, पूर्वी तिब्बत में है नामचा बरवा। अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा सिक्किम में है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है फ्रेंड? तो ये कहलाती है हैचूर, हैचूर, हैचूर कहलाती है। कंटूर जो है, कंटूर लाइन क्या कहलाती है? मतलब समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाती है ये कंटूर लाइन। आइसो हाइट क्या होता है? ये मानचित्र पर समान वर्षा वाले बिंदुओं को दिखाती है, आइसो हाइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट देखेंगे, धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र से। चुंबकीय क्षेत्र, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, चुंबकीय क्षेत्र से। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? चुंबकीय क्षेत्र से। नेक्स्ट देखेंगे, हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो ये ब्रह्मांड की अस्थायी दशा के प्रतिरूप का, ब्रह्मांड की अस्थायी दशा के प्रतिरूप का औचित्य सिद्ध करेगी हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट देखेंगे, नम वायु में रखी हुई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक यौगिक है। जंग एक यौगिक है। फ्रेंड्स, जंग एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा लोहा, केवल दो। निकेल, इसमें निकेल है। निकेल का उपयोग किया जाता है वनस्पति तैलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है निकल का उपयोग। नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो फ्रेंड, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन है, एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एम कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। के में हो सकते हैं फ्रेंड सबसे अधिकतम 2, एल में 8, एम में होते हैं 18 और एन में होते हैं 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2, 8, 18, 32। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह में संबंधित नहीं है? कौन सा जो है रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह में संबंधित नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम। पोटेशियम जो है क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मृदु क्षारक। मृदु क्षारक फ्रेंड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, और इसका पीएच वैल्यू होता है 10.5, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? कौन जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो एलोसोम्स, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एलोसोम्स जो होते हैं लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिर पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम आपको हमारी ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें क्योंकि और लोगों को फायदा पहुंच सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा कोशिकांग है जो अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका संकुचनशील रिक्तिका। राइट ऑप्शन डी, डी हो जाएगा संकुचनशील रिक्तिका, ये जो अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, त्वचीय श्वसन होता है। त्वचीय श्वसन किस में होता है? तो फ्रेंड, इंसानों में होता है फेफड़ों से श्वसन होता है, पक्षियों में भी फेफड़ों से होता है, मछलियों में गिल्स से होता है, गलफट से, और केचुआ में जो होता है ये त्वचीय श्वसन होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। त्वचीय श्वसन किस में होता है? तो केचुआ में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो ये हाइड्रोलिक अम्ल होता है, HCl होता है। पाचन तंत्र में HCl अम्ल उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग जो है उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क जो है उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पुष्प नहीं पाया जाता है, इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधे में ऊर्जा के अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो फ्रेंड, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ये सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी ऐसी धातु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, वो क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, वस्तु मुद्रा कहलाती है। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, वो क्या कहलाता है फ्रेंड? तो वस्तु मुद्रा कहलाती है, वस्तु मुद्रा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। ये ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। फ्रेंड, प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल से संबंधित है। हेराल्ड डोमर मॉडल। द्वितीय जो है ये पीसी महालनोबिस से संबंधित है, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन जो है इसका संबंध निम्न में से किससे है? बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड, वृक्षों के संरक्षण से बिश्नोई आंदोलन संबंधित है। बिश्नोई आंदोलन फ्रेंड राजस्थान में चलाया गया था, राजस्थान में बिश्नोई आंदोलन। नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? सबसे पहले प्रभावित होगा, कौन सा होगा इसमें राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। तो कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो फ्रेंड आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे पहले बर्फ का पिघलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। नेक्स्ट देखेंगे 45, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो फ्रेंड गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। सबसे पहले 1961 में हुआ था, सितंबर महीने के 1961 के सितंबर महीने में हुआ था। यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था और इस शिखर सम्मेलन में 25 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 25 देश को प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फ्रेंड गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, जकार्ता। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित है? कितने जोड़े जो है सही सुमेलित है? तो देखेंगे इसमें, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है, सही है। सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये भी सही है। सहरिया जनजाति राजस्थान, ये भी सही। फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी, इनमें से सभी, मतलब सारे सही है, सारे संबंधित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड उष्ट्रगण वर्ष किसने घोषित किया है? तो ये घोषित किया है फ्रेंड 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएन ने। यूएन के द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष घोषित किया गया था। फ्रेंड इससे पहले 2023 को यूएन ने मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया था। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड उसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली में एनजीटी का मुख्यालय स्थित है। फ्रेंड्स एनजीटी की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी। एनजीटी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है जस्टिस प्रकाश कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखेंगे, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में। जयपुर में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड ये किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 से स्टार्ट हुआ। 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था और इसका थीम था उस टाइम योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। इस साल 2024 में 21 जून को योग दिवस मनाया गया है जम्मू कश्मीर में और इसका थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, इसका थीम था। फ्रेंड्स आप सबों को अगर मेरी ये वीडियो की सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो अपने और भी स्टडी ग्रुप में सेंड करें जिससे बाकियों को भी फ़ायदा पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।